यार लेकिन बोलूं क्या यार, समझ नहीं आ रहा। रुको एक सेकंड, जरा सोच लूं। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ओ यहाँ पे तो दो मोर है, एक इधर भी है। क्या बात है। वो हरी वाली बहुत महंगी है, चलें? हाँ जी। तो आज दोस्तों मैं ना बहुत अलग किस्म की वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे मैं वैसे तो व्लॉगिंग करता हूँ, बट मैंने कहा यार इतने दिनों से दोनों बाइक्स चला रहे हैं, S1000RR हायाबुसा, तो क्यों ना एक बार इन दोनों के ऊपर ना थोड़े से अपने विचार बताऊं, मुझे क्या लगा इन दोनों को चला करके। अच्छा क्या फ़र्क है इन दोनों बाइक्स में, जो बहुत सारे लोग नहीं अभी तक बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस देखी है इन बाइक्स पे, पर ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कवर होने चाहिए थे बट अभी तक हुए नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों बाइक्स का ना, बहुत बेसिक सा आपको पावर परफॉर्मेंस बता देता हूँ पहले, ताकि एक अंदाजा मिले। इस बाइक का अंदाजा ये बताया जाता है कि लगभग ये 206 हॉर्स पावर के करीब या 208 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करती है ऑन रोड, जो बहुत ज्यादा पावर होती है एक बाइक के लिए। इतनी तो कार्स प्रोड्यूस करती हैं। ये बाइक जो है 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है प्रिसाइजली। अब ऐसा है कि टॉर्क वगैरह की फिगर्स रहने देते हैं, वैसे तो इस बाइक में टॉर्क ज्यादा है, लेकिन वो समझ आएगा नहीं उतना कई सारे लोगों को। टॉर्क मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा फोर्स वो प्रोड्यूस कर रही है बाइक, रोटेशनल फोर्स होता है। तो ये बहुत ज्यादा भारी है, इसमें टॉर्क भी अच्छा है। जैसे गाड़ियों में टॉर्क अच्छा होता है ना, इसका टॉर्क थोड़ा सा कम है, बट स्टिल ये बाइक बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू बूसा। मैंने दोनों बाइक चलाई, ये बाइक हरा देती है इजीली, इस वाली बाइक को स्मोक कर देती है। इसका प्राइस जो इस वक्त पे है अप्रॉक्सीमेटली ही बताऊंगा, 24 लाख से 24.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं है। और वहीं हायाबुसा का जो प्राइस है, जब मैंने खरीदी थी 19 लाख की खरीदी थी, तो मान के चलो लगभग 5 से 5.5 लाख का अंतर है। हो सकता है हायाबुसा महंगी हो गई हो, 20 तक भी पहुंच गई हो, लेकिन क्या ये 5 लाख एक्स्ट्रा दे करके आपको मजे आए इस बाइक पे? ये एक पर्टिकुलर एक ओनर का कॉल है जो भी इन बाइक्स को ओन करता है। मुझे पर्टिकुलरली ये वाली बाइक पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और इस बाइक पे भी मेरे को काफ़ी मज़ा आया। लेकिन इस बाइक में ना कई सारी कमियां हैं जो मुझे फील हुई। आज मैं थोड़ी सी कमियां बताऊंगा इसकी, और थोड़ी सी कमियां इसकी भी बताऊंगा। तो ऐसा है कि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब, बैठ के बताता हूँ। अब जब हम इन पर बैठते हैं तो इनकी सीट हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है। पर्टिकुलरली इस वाली बाइक की ना सीट हाइट ऊँची है। देखो मेरा पैर कैसे आ रहा है, एडी नहीं आ रही। एडी कहते हैं ना पाजी इसको जी। ये एडी मेरी इतनी प्रॉपरली आ नहीं रही, रखना चाहूँ रख सकता हूँ, बट कंफर्टेबल नहीं हूँ। हैंडल इसका बहुत नीचे है, तो ये एग्रेसिव बाइक हो गई। इस पर मेरे को ऐसे चलाना पड़ रहा है, थोड़ी देर में मेरे नेक में पेन हो जाएगा या बैक में पेन हो सकता है। ऑल दो मेरे को होता नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अब आदत पड़ गई है, बट ये एग्रेसिव है। और वहीं हायाबुसा, जब मैं इसको चलाता हूँ ना, तो ये मुझे काफ़ी कम एग्रेसिव लगती है। क्योंकि ये कम एग्रेसिव क्यों लगती है भाई, तू मत गिर जाइयो, क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत नीचे है। देखो मेरे पैर कितने आराम से टिके हुए हैं, और इसका हैंडल ऊपर है। पर पॉइंट ये आता है कि इसका हैंडल दूर है मुझसे, मेरे को आगे तक झुकना पड़ रहा है, और उसका हैंडल S1000 का लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो नीचे हैंडल उसका है बट मेरे पास है, इसका हैंडल ऊंचा है बट मेरे से दूर है। तो दोनों बाइक्स एग्रेसिव हैं। अब दोनों बाइक्स में ना ऐसा है, मैं अभी कुछ दिनों से ज़्यादा BMW चला रहा था, तो मेरे साथ बहुत ही एक अजीब सी चीज़ हुई। मुझे उस वाली बाइक की आदत पड़ गई, और कल मैंने ये वाली बाइक काफ़ी दिनों बाद चलाई, मुझे इसमें बैक पेन फील हुआ हायाबुसा में, जो कम एग्रेसिव है BMW से। तो एक पोस्चर का फ़र्क हो जाता है कि आप किस बाइक से ज़्यादा यूज टू हो गए। मैं 1 महीने से उस बाइक को अप्रॉक्सीमेटली चला रहा हूँ, तो मुझे अब उसकी आदत पड़ गई है। इवन तो वो ज़्यादा एग्रेसिव है, उसकी सीट्स ज़्यादा हार्ड है। हायाबुसा की सीट्स भी दिखाता हूँ कैसी है। इसकी सीट्स की पैडिंग देख रहे हो, इवन पीछे वाली सीट तो ऐसी है जो किसी एडवेंचर बाइक की भी ना हो, इतनी ज़्यादा तो पैडिंग है इसके अंदर में। आगे वाली सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुशनी है। इसी के कंपैरिजन में BMW की सीट भी देख लो, ये सीट में पैडिंग कितनी कम है। इवन तो ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 10R की सीट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो तो बिल्कुल ही पत्थर होती है, मैं उस पर भी बैठा हूँ। इसकी सीट फिर भी कंफर्टेबल है, बट यार वो कुशनी नहीं है जो बूसा की है। अब इस वाले की बात अगर करी जाए, हमारे भाई साहब बता रहे हैं इसकी भी बात कर लो। भाई ये सीट नहीं है, ये पटरा है, तो इसकी बात ही नहीं करने के लायक ये सीट बनी, इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। ये पीछे बिठाने के लिए बाइक्स होती नहीं किसी। अब अच्छा मैं ये बताता हूँ कि दोनों बाइक्स में ना फ़र्क क्या है। सुजुकी के इंजन ना बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, जो मैंने इस वाली बाइक में एक्चुअली में फील करा। इसका इंजन यार बहुत स्मूथ है, जब स्टार्ट होती है ना ऐसा लगता है बाइक ईवी बाइक है। इसके अंदर स्मूथनेस इतनी ज़्यादा, कई लोग बोलते हैं भाई ये क्या बैटरी वाली बाइक चला रहे हो क्या। वही ये वाली बाइक जब स्टार्ट होती है ना, इतनी तेज़ आवाज़ करती है। पहली बात तो इसलिए क्योंकि इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, मतलब एग्जॉस्ट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, BMW के अंदर ना टैपेट नॉइज आता है। टैपेट नॉइज क्या होता है? किट 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 की आवाज़ आएगी जब इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार स्टार्ट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर रिकॉर्ड हो पाई तो। माइक ले जाना पास में। हाँ, क्या आवाज़ आई, पूरे में गूंज गया।
तो इसमें अभी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, पर ये ना किट 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 की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है कुछ ना टैपेट नॉइज़ आ रहा है जो इंजन के हेड में से कोई आवाज़ आती है, और वो सारी BMW में है। तो वो एक ना फ़र्क पता लगेगा कि इंजन की क्वालिटी मुझे उसकी ज़्यादा बेटर लगी। और कई बार ऐसा हुआ है BMW हमारे दोस्त लोगों पे और भी लोगों पे है, पर्टिकुलरली यही वाला मॉडल, और वो ना खुल रहे हैं उसके इंजन। कुछ लोगों के तो यार पता नहीं क्या क्या चीज़ें ही खुल रही है, समझ ही नहीं आ रहा। 3-3 महीने के लिए बाइक्स खड़ी हुई है, कंपनी वाले कह रहे हैं 3 महीने बाद आना। अब छोटी छोटी वो बात बताऊंगा जो किसी को नहीं पता। ये बाइक 5 लाख रुपए महंगी है, पर अगर आप इसका क्लच देखोगे ना तो ये वायर वाला क्लच है, ये ना वायर, तो उसको आप वायर को लूज टाइट कर सकते हो, जो एक नॉर्मल सारी बाइक्स में क्लच होते हैं। बट हायाबुसा में दिखाता हूँ, सस्ती होने के बावजूद भी इसके अंदर में आता है हाइड्रोलिक क्लच। ये देख रहे हो ऑयल, इसमें वायर नहीं दिखेगी, यानी कि ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक वाला मैकेनिज्म है। काम वही करेगी बट मैकेनिज्म डिफरेंट है। इसमें वो जो फ्लूइड होता है ना, जैसे ब्रेक फ्लूइड होता है, इसी तरीके से एक फ्लूइड होता है, वही हाइड्रोलिक फ्लूइड बन जाता है और क्लच उसी तरीके से काम करता है। इसका फ़र्क क्या आता है मैं बताता हूँ। ये वाले क्लच ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ये वाले क्लच ना हल्की सी, क्योंकि तार अंदर चल रही है तो वो रगड़ खाएगी। एक टाइम आएगा कि तार भी अपनी मेंटेनेंस मांगेगी तो तार बदलवानी भी पड़ेगी। पर ये क्लच हल्का है और ये क्लच भारी है। वो एक कंपनी की अपनी बाइक्स की बनावट है कि इन्होंने बहुत ही हल्का क्लच इसमें लगा रखा है। ये क्लच भारी लगता है बट ये क्लच स्मूथ चलता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ साथ ये क्लच हल्का भी हुआ है इस बाइक का। टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी सी ये वाली बाइक इस जगह पे आ गई है। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर मॉडल की अगर बात करूँ, ये आता है इसमें बेस मॉडल। इसमें ना फीचर्स कम है, इसके प्रो मॉडल्स भी आते हैं, 3 मॉडल्स है इस बाइक में। वो प्रो मॉडल के मुकाबले ना इसमें कम फीचर्स है, और कुछ एक आध फीचर्स तो ऐसे है जो हायाबुसा में बल्कि ज़्यादा है, इसमें नहीं है। जैसे कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता, और बूसा में जो सस्ती बाइक है उसमें क्रूज कंट्रोल आता है। ये क्रूज का बटन दिया हुआ है, तो जैसे कि गाड़ियों में नहीं लग जाता क्रूज कंट्रोल, मजे से लगाओ और चलाते रहो। इसको चला सकते हो, इसको नहीं चला सकते। इसके लिए आपको बड़ा मॉडल लेना पड़ेगा, उसमें ये सब फीचर्स आते हैं। बाइक की बिल्ड दिखाते, कैमरा मैन एक बार फिर से आ जाओ पास में। ये होता है, क्या बोलते हैं पाजी इसको? विंडशील्ड बोलते हैं। इसके अंदर में देख रहे हो विंडशील्ड जिस तरीके से टाइट है, कहीं पे कुछ दिख रहा है कि नट बोल्ट लगे हैं या टाइट किस तरीके से वो रखी है? क्लीननेस है, कुछ नहीं दिख रहा ना। बाहर से भी आपको बस एक एलन की दिखेगी, मतलब साफ सफाई है बनावट के अंदर में। इस वाली बाइक पे देखते हैं, ये तो महंगी है तो इसके अंदर और ज़्यादा साफ सफाई होनी चाहिए, पर इसके अंदर ये नट एंड बोल्ट है। तो देख क्या रहे हो आप कि एक 25 लाख की बाइक है और नट एंड बोल्ट इस्तेमाल कर रही है, जो वो हाथ से खोलने वाले सिंपल से बोल्ट होते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना। मतलब एक प्रीमियम बाइक्स में ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ना जो चेन आती है पीछे, वो भी ब्रास कोटेड है ना, गोल्डन चेन है, वो भी हम दिखा देते हैं। तो बूसा की चेन, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं है इतना, बट ये चेन सुंदर लगती है देखने में। गोल्ड प्लेटेड भी बोलते हैं कोई लोग, ब्रास प्लेटेड भी बोलते हैं इसको। और वहीं S1000 की चेन नॉर्मल चेन आती है। ये सब चीजें हैं, मेरे को ये अभी भाई बता रहे हैं। उस दिन मैं घर में से निकाल रहा था ना इसको, हाँ, तब इसके शीशे बंद थे तो ये मेरे हाथ में लग रहे थे। थोड़ा सा इसकी बनावट ऐसी है कि इसके शीशे मुझे नहीं लगे, पर पीछे जो भाई वो बता रहे हैं कि इसके शीशे ना ऐसे ये ऐसे हाथ में लगते हैं। मतलब थोड़ी सी बनावट ठीक नहीं है। हायाबुसा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज़ है, जैसे कि मैं इसको शीशे बंद करके चला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खुल जाएंगे, इतने खुलेंगे, इतने अपने हवा से अपने आप खुल जाएंगे। ये जो है ना, ये प्लास्टिक का पैनल कितना ज़्यादा हल्का है। हायाबुसा में ऐसा कुछ नहीं है, दबा के देख सकते हैं, मतलब ही नहीं कि दब जाए, मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाइक महंगी है उसमें सब कुछ ही अच्छा है। ऑल्दो ये एक परफॉर्मेंस बाइक है, ट्रैक बाइक है, बहुत तेज चलती है, बहुत तेज रुकती है। इसकी ब्रेक्स जो है ना, वो टाइटैनिक जहाज को रोक दे, यानी कि किसी भी चीज़ को रोक सकती है, इतनी ज़्यादा तो तगड़ी इसकी ब्रेक्स हैं। और उनके अंदर जो बाइट आती है, बाइट मतलब ब्रेक पैड से एक दबाव लगाते हैं डिस्क के ऊपर, तब जाके ब्रेक्स लगती हैं, उसको हम बाइट कहते हैं। कितना दबाव, कितना फोर्स लगा रही है वो बाइट। ऐसी हल्की सी ब्रेक टैप करी, रुक गई बाइक। इसके अंदर क्या है हायाबुसा में, ब्रेक्स इसकी भी बहुत अच्छी है, बट खींचना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, यहाँ तक ब्रेक खींच के लानी पड़ेगी, तब जाके वो बाइट धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा करा और रुक गई, पर ये एकदम से रुक जाती है। फ्लिकेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरा इस बाइक के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा है, पता है क्यों? इसकी सीट हाइट बहुत नीचे है, तो फ्लिक बहुत जल्दी होती है ऐसे ऐसे करना। एक बार हेलो। अब एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि ये फ़ोन है जो हाइट में छोटा है, ठीक है, ऐसा मानो, और ये फ़ोन लेंथ में लंबा है, मतलब ऐसे हाइट में लंबा है। ऑल तो बराबर दिख रहे होंगे, बट ये लंबा है। अब मुझे ना इसको ऐसे करना ही होता है फ्लिक। ये छोटा है हाइट में, तो ये जल्दी होगा या फिर ये जल्दी होगा? ये जल्दी होगा, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है, ऐसे ऐसे जल्दी रहेगा। इसको हम फ्लिक कहते हैं। हायाबुसा के साथ यही चीज़ है। हायाबुसा की सीट हाइट इतनी लो है कि वो जल्दी से एकदम से अपनी फ्लिक हो सकती है, एजाइल।
डायरेक्शन ऐसे बदल सकती है। बट BMW की ये चीज़ ज़्यादा ऐसे स्लो चलती है। क्यों स्लो क्यों लगती है? क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत ऊपर है, आप ग्राउंड से बहुत ऊपर बैठे हुए हो। ऐसे में तो हायाबुसा जल्दी फ्लिक होनी चाहिए, मैन्यूवर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। BMW हल्की है, देखो ये फ़ोन पतला दिख रहा है, ये BMW एक्चुअल में है, और ये हायाबुसा मोटी दिख रही है, हट्टी कट्टी खाते हुए घर की। ये सही में तगड़ी बाइक है। तो इसका वजन, अब ये हो गई हायाबुसा और ये हो गई BMW, इसका वजन लगभग 265 kg है दोस्तों, और वहीं इसका वजन ऑलमोस्ट 192 kg के आसपास है। यानी कि 70 से 75 किलो का एक डिफरेंस है वेट में। वो डिफरेंस आता है जब आप बाइक को फ्लिक करते हो ना, पता लगता है। ये बहुत हल्की R15 जैसी तो बाइक लगती है ये, तो ऐसे में ये होता है कि ये फ्लिक बहुत जल्दी होती है। इवन दो इसकी सीट हाइट ज़्यादा है, बट ये फिर भी जल्दी फ्लिक होगी हायाबुसा के मुकाबले। एक चीज़ ये भी होती है कि मान लो जब आप ट्रैक पे होते हो, या कोई लोग जो उसको चला रहे प्रोफेशनल लोग, वो ऐसे सीधे नहीं बैठेंगे, ये फ्लिक करने के लिए ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होते हैं। आ गए आप ग्राउंड के पास, बाइक में वजन भी कम है, बाइक आप फ्लिक भी कर रहे हो, ऐसे ऐसे झुकाना। वो बाइक भारी है ना, तो भारी ही रहती है, लेकिन स्टिल उसकी बहुत अच्छा एक फ्लिकेबिलिटी फिर भी बहुत अच्छी है पुरानी बाइक से, जो पुरानी वाली जनरेशन की हायाबुसा आया करती थी। अब दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। ये वाली बाइक जो है ना बहुत स्टेबल है, मतलब वे टू स्टेबल है। आप हायाबुसा को ना हाई स्पीड पे चला सकते हो, और ये बाइक के सस्पेंशन इतने अच्छे हैं, ऐसे चलती है मक्खन की तरह। पर ये बाइक, ये तो ट्रैक बाइक है, एकदम रिजिड बाइक है, सस्पेंशन ट्रैवल कुछ है ही नहीं। तो मैंने एक बार पहले भी बोला था ना वीडियो में, क्या ऐसा लगता है BMW ने इसमें शॉकर्स डाले ही नहीं। ये है तो गड्ढा जरा सा भी आएगा ना, वो आपको पहाड़ की तरह फील होगा, और वहीं ये बाइक सीधी ऐसे चलती है। तो इसलिए हाई स्पीड में ये बाइक बहुत अच्छी चलने वाली है, और हाई स्पीड में ये बाइक भी लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि इसका ये जो विंडशील्ड है ये आपको हवा नहीं लगने देता। हायाबुसा में क्या है, हवा लगती है थोड़ी बहुत, विंडशील्ड बदल जाएगा तो इसकी जो एक एरोडायनामिक्स जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा बेटर है S1000 के मुकाबले। पर अभी अगर बात करूं इस वाले के एरोडायनामिक्स, इस वाली बाइक के पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि एक चीज़ और ये है कि S1000 में ना ये चीज़ ऐसे खड़ी है, और हायाबुसा में ना ये जो शेप है थोड़ी लेटी हुई सी है, अगर आपको फ़र्क दिख रहा हो तो ये वाली बाइक आपको उतना ज़्यादा नहीं ढक सकती जितना ज़्यादा BMW के अंदर आप अपनी पूरा यहाँ पे फेस अच्छे से ढक सकते हो, और विंडशील्ड का भी एक फ़र्क है। तो एरोडायनामिक्स इस वाली बाइक की ज़्यादा मुझे बेटर लगे, इवन तो छोटी सी है, टिंकी सी है, पर बहुत कम हवा लगती है इसके अंदर। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस में ज़्यादा गड्ढे फील होते हैं। भाई गड्ढे इसमें फील होते हैं, ये बहुत स्टेबल चलती है। और उसी के अलावा अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो ये वाली बाइक ज़्यादा अच्छे से बनी है ट्रैक के लिए। अब ट्रैक में क्या गड्ढे वड्ढे कुछ होते तो है नहीं, सीधी रोड होती है, ये स्टेबल ज़्यादा रहेगी कॉर्नरिंग में, हाई स्पीड में। इस बाइक का क्या है ना, ऐसे ऐसे डांस करती है। तो ये चीज़ मैंने कभी कभी नोटिस करी है। मैं ट्रैक पे तो लेकर के हालांकि नहीं गया हूँ, पर लीन लेते वक्त हाई स्पीड में ये वाली बाइक थोड़ा सा ऐसे ऐसे नाचती है, ये बाइक नहीं नाचती। क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लीपर, सारे फीचर्स इसमें है, सारे फीचर्स इसमें है। इसका क्विक शिफ्टर ज़्यादा बेटर मुझे लगा, ऑटो ब्लीपर भी मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। हायाबुसा का भी अच्छा है, बट इसका ज़्यादा बेटर है। और मैंने एक और चीज़ देखी है, रात में ना इसकी हेडलाइट भाई उतनी अच्छी नहीं है। इसकी बीम, फुल बीम जब हम करते हैं उजाला कर देती है, इसलिए क्योंकि इसमें ना दोनों तरफ प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं। ये भी प्रोजेक्टर है और ये भी प्रोजेक्टर है। ये है इसकी बीम। अब इसको हम ऑन करते हैं। इस बाइक के साथ क्या है, सिर्फ एक प्रोजेक्टर है, ये है इसका फुल बीम। इसको ऑफ कर देते हैं S1000 को अभी। तो इसमें उतना ज़्यादा दम नहीं है इसकी लाइट में, तो इसकी मेरे को ज़्यादा बेटर लाइट्स नहीं लगी, बल्कि इसकी ज़्यादा अच्छी लाइट्स लगी है। ब्रेक्स इसकी मैंने बता दी बहुत अच्छी है, बट इसकी इंजन ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है दोस्तों। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 250 पे चल रहे हो, वैसे आप चलोगे नहीं, चलना भी नहीं चाहिए, बट एक एग्जांपल देता हूँ मैं। 250 पे आप चल रहे हो, आपने इसका थ्रॉटल ऑफ कर दिया, ये एकदम रुक जाएगी, 140 पे आ जाएगी। पर इसका आप चल रहे हो ना, थ्रॉटल आपने एकदम से ऑफ कर दिया, ये भी 250 पे चल रही है, इसको आपने बंद करा, ये लुढ़कती रहेगी बहुत स्लो स्लो, ब्रेक लगानी पड़ेगी तब जाके 140 पे आएगी। और इसमें तो अभी तक हमने ब्रेक लगाई भी नहीं है, ये 140 पे आ चुकी है। इतनी जल्दी तो ये रुकती है थ्रॉटल छोड़ते ही। ये होती है इंजन ब्रेकिंग। और उसके बाद अगर सोचो आपने ब्रेक लगा दिया, ये बाइक तो वहीं जाम हो जाएगी, पर ये लुढ़कती रहेगी। इसमें पूरी ब्रेक खींच करके रखो तब जाके रुकेगी। इसलिए कहते हैं ना कि हायाबुसा रुकती नहीं है, वो इसीलिए नहीं रुकती। एक तो इसकी इंजन ब्रेकिंग बेकार है, दूसरा इसका वजन बहुत ज़्यादा है, ये फ़र्क है। ये बाइक बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप इसको हाई स्पीड पे ले जा सकते हो। बट हायाबुसा का हाई स्पीड पे तो ले जाओगे इसको, पर रुकेगी कैसे भाई? कभी कभी लगता है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आपको समझ आ जाता है ना दोनों बाइक्स को चला के, दोनों में फ़र्क क्या है। अब देखो हायाबुसा में दोस्तों सीन क्या है कि ना इसके दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। BMW में इंडिकेटर्स इसमें लगे हैं, ये मिरर में। इस मिरर को देख लो अभी से कितना ज़्यादा हिल रहा है ये। इन केस अगर ये गिर गया तो इसका इंडिकेटर भी इस मिरर के साथ में गिर गया,
और अगर पीछे के इंडिकेटर्स को देखा जाए, ये भी बाहर निकले हुए हैं। कितनी बार होता है ना कि इंडिकेटर्स तो भैया टूट ही जाते हैं। अब इसके इंडिकेटर ऐसे तो है नहीं कि कोई 100 सीसी की बाइक जितने हैं गिर गए, लगवा लो 25 रुपए का इंडिकेटर बाजार से जाकर के, ये आते ही 20-25 हज़ार रुपए के तो इंडिकेटर्स है, तो ये टूट सकते हैं ना। पर हायाबुसा में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स इसकी बॉडी में लगे हुए हैं। पीछे के इंडिकेटर्स की अगर बात करूं तो कहीं दिख रहे हैं बाहर इंडिकेटर्स निकले हुए? कहीं नहीं है। तो अगर वो टूटेगी तो पूरी बॉडी टूटेगी, लेकिन इंडिकेटर्स ऐसे कोई राह चलते तोड़ नहीं सकता कि मन करा यार इतनी महंगी बाइक है, अच्छी नहीं लग रही, ले तोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है लोगों के ना इस बाइक के इंडिकेटर्स टूट जाते हैं, वो फिर वार्निंग दिखाती रहती है बाइक। इसके अंदर ना वार्निंग बहुत आती है, इसका मीटर जो है ना बहुत ज्यादा, जरा सी कोई प्रॉब्लम होगी ना, एक जरा सी दिक्कत होगी, वो दिखाएगा कि इसको सही करवाओ अभी से ही। जैसे कि इसमें अभी सर्विस की वार्निंग आ रही है, फ्यूल की वार्निंग आती है, वो बार बार आती रहती है। इन बाइकों में इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर इंडिकेटर टूट गया तो वो वार्निंग ही देता रहेगा और आप परेशान ही हो जाओगे जब तक इसको बदलवाओगे नहीं। तो इसलिए मिरर के साथ इंडिकेटर आना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। एक और प्रॉब्लम क्या है ना, मिरर के साथ में इंडिकेटर है तो इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। एक नॉर्मल मिरर इसका टूट जाता है, वो कंपैरेटिवली सस्ता आएगा, पर इसमें इंडिकेटर है, ये टूट गया तो ये महंगा आना इसका जस्टिफाइबल है ही, आएगा ही महंगा। BMW की दोस्तों एक प्रॉब्लम और बताऊं, इसमें ना टेल लाइट नहीं आती है। यही टेल लाइट है जो इंडिकेटर्स में लगी हुई है। अब अगर इंडिकेटर टूटा तो आपकी टेल लाइट भी टूटी साथ में। जो आगे का सीन है ना, मिरर टूटे तो इंडिकेटर टूटे, कुछ वैसा ही सीन पीछे चल रहा है, इंडिकेटर टूटे तो टेल लाइट टूटी, तो खर्चा डबल डबल है। और ये ना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ होना चाहिए था यहाँ पे। कई लोग हालांकि इस तरीके के अलग वाले इंडिकेटर्स आते हैं और उसी में ही टेल लाइट आती है, वो अच्छी लगती है, बट हर कोई वो 25-30 हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकता। पर आजकल ना कई सारे ब्रांड्स है जो ना इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जैसे हिमालयन वाले अभी गोरिल्ला निकाली, उसके अंदर सेम यही डिजाइन दे रखा है, और इससे पहले हिमालयन उनकी आती है, उसमें भी यही कर रखा है, टेल लाइट है ही नहीं। बाकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ यार, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये सब आ जाती है, इसमें नहीं आती है। पर एक बार बताओ, कोई S1000 RR चला रहा है, वो उसका ब्लूटूथ वगैरह यूज करेगा, टॉगल करेगा स्विचेस में, इतना कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अच्छी बात है, फीचर्स है ज़्यादा इसके अंदर में, पर मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें ये विंग्स लगा रखे हैं जो इसमें नहीं आते। विंग्स का यूज़ क्या है, पहली बात ये बताता हूँ। जैसे कि एरोप्लेन के विंग्स होते हैं ना, उसको ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए मदद करते हैं, ऐसी बाइक्स में भी आजकल विंग्स आते हैं जो बाइक को नीचे रखने के लिए मदद करते हैं। अब ये बाइक्स में ना इतना हल्कापन होता है कि उड़ जाती है, जैसे आप थोड़ा सा भी इसमें थ्रॉटल देते हो तो वो नीचे करके रखते हैं विंग्स, इसलिए कंपनी इसमें ऐड करती है। अभी ऐड करने शुरू करे हैं करीबन 1-2 साल पहले से। लेकिन क्या ये विंग्स मदद करते हैं हाई स्पीड में? मुझे नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई ऐसी पुरानी S1000 नहीं चलाई जिसमें विंग्स नहीं होते थे, तो अब मैं ये चला रहा हूँ तो मुझे फर्क पता लगेगा। आई थिंक बेटर करते हैं, मतलब उठने नहीं देते हैंडल को उतनी आसानी से, बट फिर भी ये बाइक इतनी हल्की है, उठती है। ये बाइक 3rd गियर में अगर मैंने पूरी खींच दी ना, इसका टायर उठ जाएगा। और ये बिना विंग्स के भी अगर 1st गियर में भी खींच रहा हूँ, ये व्हीली नहीं मारती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर दोनों में ऑन हो तब भी बता रहा हूँ, ये व्हीली मारती है। थ्रॉटल मैंने देखा चलाते हुए, इसका जो थ्रॉटल है ना, कैमरा मैन एक बार पास से आ जाओ दिखाते हैं। इसका ये जो थ्रॉटल है ये हल्का है भाई। अब मैं इतने दिनों बाद जब अपनी बूसा चला रहा हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है ये बहुत भारी है। ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है वापस बैक टू नॉर्मल आने के लिए। ये चीज़ इसमें अच्छी है BMW में। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ना इसके राइडिंग मोड्स के बारे में बताता हूँ। राइडिंग मोड्स क्या होते हैं, कार में भी होते हैं ना, जो लोगों के पास कार है समझेंगे कि पावर को कम ज़्यादा करते हैं। कभी रेन मोड में लगा दिया, कभी रेस मोड में लगा दिया, कभी ट्रैक मोड में लगा दिया, पावर कम ज़्यादा हो रही है, ट्रैक्शन कम ज़्यादा हो रहा है। अब इसके अंदर जो राइडिंग मोड्स है ना, वो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है एज कम्पेयर टू दिस मशीन। इसके अंदर बहुत सिंपल 3 राइडिंग मोड्स है, A, B, C। ए में फुल पावर देगी 187 हॉर्स पावर, बी में कहते हैं कि शायद ये 150 हॉर्स पावर के आसपास देती है, और सी मोड में 100 हॉर्स पावर की ये गाड़ी बन जाती है। बेसिकली क्या होता है कि टॉर्क कम होता है गाड़ी के। देखो आरपीएम तो पूरा ही आप खींचोगे, आरपीएम तो कम हो नहीं सकता, इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी तो कम हो नहीं सकते, तो ये टॉर्क कम कर देती है, जिसकी वजह से आप थ्रॉटल तो पूरा खींच रहे हो, पर अगर सी मोड में चला रहे हो तो खींचेगी नहीं भाई, मजा नहीं आता इवन। और पता क्या होता है, ये बाइक ना वाइब्रेशन बहुत करती है सी मोड के अंदर। मैंने इसको खींच रखा है, ये वाइब्रेटिंग मशीन बन जाती है। ए मोड में वाइब्रेशन नहीं करती, स्मूथ चलती है। और इसके अंदर में बहुत सारे राइडिंग मोड्स आते हैं। इसका जो रेन मोड है ना, वो सबसे वीकेस्ट मोड होता है। रेन में क्या होता है, ट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश आ रही है भाई, इतनी ज़्यादा पावर है, टायर एक जगह पे घूम सकता है, तो ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पावर कट करता है। तो रेन मोड में ओवरऑल पावर बहुत कम होती है बाकी सारे मोड्स से। स्टिल इसका रेन मोड मुझे इतना ज़्यादा ब्रूटल लगा ना, इतना ज़्यादा ब्रूटल कि इस बाइक को भी पिछाड़ सकता है, मुझे ऐसा लगा। ये इतनी ज़्यादा ब्रूटल मशीन है। सोचो अगर इसका फुल मोड ऑन कर दिया जाए, जिसमें कि मैक्सिमम ये 212 या 206, 207 जो भी पावर हॉर्स पावर डिलीवर करती है, तब ये क्या हाल करेगी। क्योंकि ये सिर्फ ना हॉर्स पावर का खेल नहीं है, वेट का भी खेल है। बहुत हल्की है यार, इस वजह से ना इसका पावर टू वेट रेशियो इतना तगड़ा है ना,
ये मैच नहीं कर पाती। अब बात करूं मीटर की, इसका मीटर आता है, पास से दिखा देते हैं एक बार, बहुत ही लेजेंडरी, पूरी दुनिया को पता है, कार जैसा दिखने वाला मीटर है। एक तरफ आरपीएम, एक तरफ पे स्पीडोमीटर है, इधर ये दिखाता है फ्यूल रेंज कितनी है, इधर ये दिखाता है कि भाई गर्म कितनी हो रही है गाड़ी, इंजन कितना हीट कर रहा है। वहीं जो BMW का मीटर है आज की मॉडर्न बाइक्स जैसा मीटर है। एक मस्त डिस्प्ले, LCD है या LED मुझे नहीं पता, लेकिन एक डिस्प्ले अच्छा खासा शायद 6.5 इंच के आसपास होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखता है। तो हायाबुसा का सीन क्या है ना दोस्तों, कि इसका मीटर ना बहुत ओल्ड स्कूल जानबूझ के बनाया गया है। अभी एक ना बुगाटी आई है टर्बुलॉन करके, दुनिया की बहुत महंगी कार है, सबसे महंगी कार शायद वही है। वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि रेट्रो मीटर दे रहे हैं, क्लॉक वाला एनालॉग मीटर दे रहे हैं। उनका ये कहना है मॉडर्न चीजें जितनी दोगे ना फ्यूचरिस्टिक हम दे सकते हैं, हमें भी पता है, वो एक टाइम बाद ना आउटडेटेड लगेगी, 5 साल बाद 7 साल बाद, भाई अभी ये भी आउटडेटेड लग रहा है। पर वो पहले ही एक रेट्रो एक जो फील है ना, वो बड़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके दिल में बैठी हुई वाली जो चीज होती है। हायाबुसा के साथ कुछ यही करा है कंपनी ने। इनका ये जो एनालॉग मीटर रखने का रीजन था ना, दे सकते थे डिजिटल और बाइक्स में आता है, बट पर्टिकुलरली इस बाइक में इन्होंने वही लेजेंडरी चीज़ रखी जो अच्छी लगती है, लग रहा है कार चल रही है ऐसा फील आता है इस बाइक में। और इसकी भाई आवाज़ वगैरह भी कार जैसी ही लगती है। इसका इंजन ज़्यादा ड्यूरेबल है, बीइंग सुजुकी ब्रांड, और बहुत ही ज़्यादा ना स्मूथ आवाज़ है इसकी, क्या खड़खड़ 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 ऐसी आवाज़ आती है। एक मैं पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ, अगला पॉइंट वो ये है कि ना हायाबुसा पैर जला देती है, लिटरली ज़्यादा वार्म होती है ये। S1000RR में पता है क्या है, गर्म ये भी होती है, पर इसके अंदर ना फेयरिंग इतनी है नहीं। देखो इंजन खुला हुआ है, ये पाइप वगैरह सारे एक्सपोज्ड है, इंजन दिख रहा है, ये सारा पार्ट एक्सपोज्ड है, फेयरिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो गर्मी होती है ना निकलती रहती है। वहीं हायाबुसा में क्या होता है, ये देखो ये लिखा है ना धूम, कितना मस्त लग रहा है देखने में, लेकिन साथ ही साथ फेयरिंग भी कितनी ज़्यादा है और बिल्कुल ढका हुआ है। अब गर्मी निकले कहाँ से, तो वो यहाँ से निकलती है, सब बाइकों की तरह ही निकलती है, बट वो पैर में इतनी ज़्यादा लगती है ना, पैर जला देती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे इस बाइक के साथ में, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, S1000RR से ज़्यादा गर्म होती है, यही ड्रॉबैक है। और गर्म होती है ना तो बहुत लंबा सेल्फ लेती है, आपने सेल्फ करा किर 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 क्रैंक होता रहेगा इंजन, वो स्टार्ट ही नहीं होगी, ये एकदम से स्टार्ट हो जाती है। एक मैं फीचर और बता दूं जो हायाबुसा में ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू BMW। मैं उम्मीद कर रहा था कि बूसा में नहीं बल्कि वो फीचर BM में आना चाहिए था, बट ऐसा है, ये देखो सिंगल क्लिक स्टार्ट, एक क्लिक करूंगा और इंजन एकदम से क्रैंक कर जाएगा। ये देखो करा ही नहीं, ये क्या हो गया न्यूट्रल नहीं है, लो जी बेइज्जती हो गई। तो सिंगल टच सेल्फ स्टार्ट, फिर से दिखाता हूँ, ये BMW में देखते हैं, इवन तो ज़्यादा फीचरिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, पर इसके अंदर ये फीचर नहीं है। न्यूट्रल है, हुई स्टार्ट, अगेन स्टार्ट हुई, ये तो भाई साहब भी डर गए आवाज से। तो इस बाइक के अंदर ये सिंगल टच स्टार्ट नहीं है, जो आजकल ड्यूक 390 जैसी बाइक्स में भी आता है। एक और फीचर है जो इन दोनों बाइक्स में बहुत कॉमन है, और वो फीचर है हिल होल्ड। हिल होल्ड क्या होता है, जैसे कि आपकी बाइक ऐसे चढ़ रही है और अचानक से बंद हो गई, पहाड़ के लिए बना है बेसिकली, ऐसे बंद हो गई तो बाइक पीछे खिसकनी शुरू हो जाएगी अगर गियर में नहीं है तो, या फिर अगर आप क्लच खींचोगे तो फिर वो नीचे आएगी। हिल होल्ड ना एक्टिव होगा ना, जैसी वो एक्टिव हो गया बाइक आपकी वहीं पे रुक जाएगी। इवन तो आपने क्लच भी खींच रखा है, आपकी बाइक न्यूट्रल में भी खड़ी है, वो वहीं रुक जाएगी, वो नीचे ही नहीं आएगी भाई। एक तो ऐसे होता है जब बाइक नीचे की ओर जा रही हो, एक होता है जब बाइक पीछे की ओर जा रही हो, दोनों तरह के वो हिल होल्ड ही माने जाते हैं, और दोनों इन दोनों बाइक्स में हिल्स में लेकर के, बेसिकली पहाड़ों में लेकर के। मैं इस वाली बाइक को भी नहीं गया हूँ, मैं इस वाली बाइक को लेकर के भी नहीं गया हूँ, बट अच्छा फीचर है दोनों बाइक्स में, मॉडर्न बाइक्स में आजकल आता है। आई थिंक 10R में शायद नहीं आता, बट इन दोनों में आता है। डैम्पर, स्टीयरिंग डैम्पर, वैसे स्टीयरिंग नहीं होता, होता हैंडल है, बट बोलते स्टीयरिंग डैम्पर है। क्या करता है, जब बाइक हाई स्पीड में होती है ना, कई बार ऐसा होता है हाई स्पीड में बाइक चला रहे हो 200 के ऊपर, ये पूरा कांप गया हैंडल तगड़े तरीके से, इसको रोकने के लिए लगा होता है स्टीयरिंग डैम्पर, बाइक के अंदर ही लगा होता है। इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको इधर दिखेगा, ये मैनुअल है। मैनुअल मतलब हाथ से इसको कस दिया तो हैंडल बिल्कुल जाम हो जाएगा, मुड़ेगा भी नहीं आपसे। और एक होता है ऑटोमेटिक, अपने हिसाब से टाइट लूज होता रहता है, वो हायाबुसा में आता है। तो एक ये फीचर हायाबुसा में ज़्यादा है कि इसमें मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक है। अगर आप इसमें ज़्यादा अपर मॉडल में जाते हो तो उसमें ये भी ऑटोमेटिक आता है, बट इन दोनों ही बाइक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अनलाइक 10R में होता है डैम्पर, स्टीयरिंग डैम्पर यही होता है, बट वो किसी काम का ना धाम का होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कांपता है, कई बार लोग क्रैश कर जाते हैं। और यही एक रीज़न है कि 10R पे बहुत ज़्यादा क्रैशेस अभी इस टाइम पे देखे जा रहे हैं। एक बहुत ही घटिया डैम्पर आता है उसमें, हालांकि आता ओलिंस का है, बट स्टिल
मैंने बताया ना काम का ना धाम का। ऑटोमेटिक डैम्पर्स कई बार फेल हो जाते हैं, बट इसमें जो मैनुअल डैम्पर आता है ना, और मुझे दोनों बाइक्स में से ये वाली बाइक ज़्यादा अच्छी लगी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर एक बाइक के साथ ना आपका अपना एक बॉन्ड होता है। S1000 नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, लोग ले रहे हैं, अच्छी बाइक ही होगी, बट हायाबुसा के साथ मेरा बॉन्ड ज़्यादा मुझे लगा। कंफर्ट वाइज बात करूँ, एग्रेसिव जितनी है ठीक है मेरे लिए, और फ्लिक मेरे से ज़्यादा जल्दी ये वाली बाइक मैं कर लेता हूँ ऐसे ऐसे, इवन दो वो ज़्यादा हल्की है। और लगता है कि मैं इसके साथ ना एक होके बैठा हूँ, इसके अंदर टक इन करके बैठा हूँ। वहीं BMW में लगता है भाई थोड़ा सा ना आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है मेरे से बाइक, बहुत ज़्यादा हल्की होने की वजह से। बट ये भी गाड़ी अच्छी है, वो भी गाड़ी अच्छी है। ओवरऑल अगर बात करूँ, मुझे इसकी बिल्ड थोड़ी सी नीचे लगी, जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स में कवर किया, प्लास्टिक क्वालिटी या वो नट बोल्ट वाली चीज़, या तार दे रखा है अभी भी क्लच के लिए, वो नहीं होना चाहिए था ना इतनी महंगी बाइक में। इसकी बिल्ड क्वालिटी हैवी है, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस ये है, बट दोनों बाइक अच्छी है। मेरे को वो बाइक ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सी पसंद है बताना। लुक वाइज कौन सी अच्छी लगती है बताना। ऑब्वियसली मैं इस वाली बाइक को ओन करता हूँ, तो मुझे इसकी लुक ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए मैं इसको ओन करता हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को, कई सारे लोगों की आजकल ये वाली बाइक चाहिए थी बनी हुई है। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन BMW वर्सेस S1000 RR के बीच में। आपको ये वीडियो कितनी लंबी लगी और कितनी अच्छी लगी मुझे बताना। चलो अब एक और ऐसी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक और ऐसी वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे किन्हीं भी दो बाइक्स के ऊपर में। फिलहाल के लिए इस वाली वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। चलो बाय।